फ्राइडे का दिन था और मैं नमाज पढ़ रही थी। मेरी बहन ने रिजल्ट देखा, हम बहुत इमोशनल हो गए। जब मैं बहुत परेशान हो रही थी तो मेरे दोस्त मुझे कहते थे टॉप 50 तो हो, और मैं ऐसे बोलती थी नहीं नहीं नहीं, वो बोलते थे देख लेना। जब मुझे बैक टू बैक फेलियर्स आ रहे थे, मेरे फादर ऐसे बोलते थे कि नहीं कोई बात नहीं, आप देखो आपकी गलती कहाँ पर हुई है, क्योंकि ब्लेम नहीं कर सकते कि एग्जाम डिफिकल्ट है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेनी पड़ेगी। मेरे आसपास कोई ऐसे लोग नहीं थे जो मुझे गाइड कर सके, ना ही मेरे कोई ऐसे दोस्त थे। जब मैं 4th में RCA गई, कुछ मिनट्स के लिए मैं लाइब्रेरी गई और मैंने वहाँ लोगों को देखा, उनके प्रॉपर शेड्यूल लगे होते थे टेबल पे। पढ़ना क्या है वो एक तरफ है, पढ़ना कैसे है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो RCA से पता चलती है। मुझे RCA के बारे में नॉलेज नहीं थी, मुझे वहाँ पे गाइडेंस का इशू था, तो मैंने YouTube पे सर्च किया तो आपका चैनल आया और उस पे काफी अच्छे कमेंट्स थे आपसे। फिर आपने मुझे याद है एक WhatsApp ग्रुप भी बना रखा था, आपने वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे डालते थे, तो उसके थ्रू मैं RCA में गई। यही बोलना चाहूंगी V2 मीडिया के लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर का। सर बहुत अच्छे से गाइड करते हैं बच्चों को, क्योंकि जब आप इनिशियली इस प्रिपरेशन में होते हैं आपको नहीं समझ में आता, बाद में तो सब समझ जाते हैं अपनी गलतियों से, लेकिन इनिशियल वो जो गाइडेंस होती है वो मुझे लगता है V2 मीडिया से ही आती है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, और आपकी बुक भी है तो जो मुझे भी पता चला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। 3 साल में तो प्री हुआ ही नहीं मेरा, तो बार बार ऐसा लगता था कि शायद मैं गलत आ गई हूँ, शायद मैंने गलत सोच लिया है। कि जब आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा ना तो आपको सिलेबस वास्ट कभी नहीं लगेगा। ग्रेजुएशन में मेरा 9.7 CGPA था। अच्छा। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं तो UPSC कर सकती हूँ, लेकिन UPSC इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। प्लीज अपने बच्चों को पढ़ाइए, वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। कई बार ऐसा होता है हम अपने माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, हम बता नहीं पाते हैं अपने पेरेंट्स को। आप पढ़िए और डिस्ट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके गोल से आपको हटा सकती हैं। आपके पेरेंट्स से बहुत ट्रस्ट करके अगर आप दिल्ली भेजा है तो दिल्ली या कहीं भी कोई भी फील्ड है तो उस चीज को दिमाग में रखिए कि मुझे प्रूव करना है। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ हैं नबिया परवेज, जिन्होंने इस बार UPSC CSE 2025 में 29th रैंक हासिल की है। नाबिया को तो मैं पहले से जानता हूं क्योंकि ये हमारे साथ जामिया RCA गाइडेंस प्रोग्राम में रही हैं और कई बार उस प्रोग्राम में भी, उस क्लासेस में भी हमेशा अव्वल आगे रहती। इस तरह इन्होंने तैयारी की, जिस तरह से इन्होंने पढ़ाई की, रात भर जाग जाग के, एक होता है ना कि ये अचीवमेंट इतनी आसानी से नहीं मिलती। जो स्ट्रगल नाबिया ने की है वो आज मैं डिस्कस करूंगा इसमें। ये जो कामयाबी है किस तरह हासिल की है नाबिया ने, इसके बारे में बात करूंगा। और मैं ये भी बात करूंगा किस तरह से पढ़ाई करती थी, फैमिली का क्या सपोर्ट था, इन सब के बारे में बात करूंगा। नाबिया सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपको इस बार जो रिज़ल्ट मिली है, मैं आई एम रियली वेरी हैप्पी, दिल से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर रही थी 29 रैंक? सर देखिए UPSC बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, आप ये नहीं कह सकते मेरी ये रैंक आएगी, पर जो आपके आसपास लोग होते हैं, जो आपके आंसर्स देखते हैं, जो आपके मॉक्स देखते हैं, वो आपको बताते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं कि नहीं। तो मुझे याद है जब मैं बहुत परेशान हो रही थी तो मेरे दोस्त मुझे कहते थे टॉप 50 तो हो। टॉप 50 जी, वो, और मैं ऐसे बोलती थी नहीं नहीं नहीं, वो बोलते थे देख लेना तुम टॉप 50 तो हो। अच्छा। तो मुझे वहाँ से ऐसा लगना शुरू हुआ कि ठीक है कि शायद हो सकता है उन्हें जो लग रहा हो, क्योंकि अपने आप को हमेशा हम कितनी भी मेहनत कर लें हमें कम ही लगता रहता है कि नहीं हमारा तो नहीं हो सकता है, या हमने तो ये गलती कर दिया, लेकिन जो सामने वाला होता है वो आपको ठीक से बताता है। तो मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया इसमें। एक फीडबैक जो अगला दे रहा है वो जेन्युइन रहता है। फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ, थर्ड में मेरा प्री का GS1 क्लियर हुआ, पर मैं CSAT क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो और उसके बाद 4th में मेरा इंटरव्यू तक गई, 5th में फिर प्री नहीं हुआ, और 6th में अब रिजल्ट सबके सामने। घर में मेरा बहुत कैजुअली मैं ऐसे पढ़ती थी कि आराम से उठती थी, आराम से पढ़ती थी, क्योंकि मेरे आसपास कोई ऐसे लोग नहीं थे जो मुझे गाइड कर सके, ना ही मेरे कोई ऐसे दोस्त थे। तो मैं अपनी मर्जी से अपने टाइम टेबल बना के आराम से पढ़ती थी। जब मैं 4th में RCA गई तब मैंने वहाँ बस एक दिन मैं कुछ मिनटों के लिए, मुझे याद है मैं कुछ मिनट्स के लिए मैं लाइब्रेरी गई और मैंने वहाँ लोगों को देखा, उनके प्रॉपर शेड्यूल लगे होते थे टेबल पे, बुक्स होती थी और वो एक सेट टाइम में पढ़ते थे। तो वही जब मैं घर वापस आई RCA से तो मैंने वही डिसाइड किया, मैंने अपना रूम बिल्कुल अलग कर दिया, मैंने अपना टाइम टेबल बिल्कुल अच्छे से डिसाइड किया कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना खाना है। तो वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प किया RCA से आने के बाद कि पढ़ना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ना क्या है वो एक तरफ है, पढ़ना कैसे है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो RCA से पता चलती है। पढ़ना क्या है ये तो सभी जानते हैं, सिलेबस है, वीडियोज़ है, लेकिन पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, exactly. ये भी पता होना चाहिए। और ये तभी होता है जब आपके साथ कोई खड़ा हो,
आपको गाइड करने वाला, आपको मेंटोर करने वाला, आपको बताने वाला कि कैसे पढ़ना है, कैसे करनी है तैयारी। 6 साल की जर्नी एक पीडीएफ में नाम देख के फाइनली वो जर्नी एक अच्छे नोट पे खत्म हो रही है, एक प्रिपरेशन एक अच्छे नोट पे खत्म हो रही है। सर मुझे लगता है आपकी प्रिपरेशन, आपका हार्डवर्क एक तरफ और मेंटल सपोर्ट एक तरफ, और वो आपके फैमिली से ही आता है। Correct. मुझे याद है जब मुझे बैक टू बैक फेलियर्स आ रहे थे तो हमेशा मेरे फादर ऐसे बोलते थे कि नहीं कोई बात नहीं, आप देखो आपकी गलती कहाँ पर हुई है, कि आप क्योंकि ब्लेम नहीं कर सकते कि एग्जाम डिफिकल्ट है या आप दूसरी चीज़ों को नहीं ब्लेम कर सकते, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेनी पड़ेगी कि मेरी गलती है। जब मुझे याद है मैंने अपने 4th अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था और जब मेरा नहीं हुआ था तो वो मैं बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए। फिर मैंने 5th में प्रीलिम्स नहीं हुआ मेरा दोबारा, फिर मैंने डिसाइड किया, फिर मुझे आरसीए से एक टीचर का मैसेज आया था, उन्होंने मेरी मार्कशीट देखी, उन्होंने बोला कि आप आरसीए के स्टूडेंट तो हो, क्योंकि मैं आरसीए के हॉस्टल में नहीं रहती थी। अच्छा। तो उन्होंने बोला आप हॉस्टल में आके रहो 1 साल, आपने अब तक अपनी करी, अब आप हमारी सुन लो एक बार। और फिर मैं हॉस्टल गई और हॉस्टल जाके एवरीथिंग चेंज्ड, कि मेरा पढ़ने का तरीका बदल गया, मेरा पूरा स्केड्यूल बदल गया। तो वहाँ जाके मुझे समझ में आया कि चीज़ें और अच्छे से कैसे हो सकती है। आरसीए के बारे में नॉलेज नहीं थी, दो मैं दिल्ली से ही हूँ, मुझे नहीं पता था आरसीए के बारे में। फिर मुझे वहाँ पे गाइडेंस का इशू था तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो आपका चैनल आया और उस पर काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स थे। तो फिर मैंने आपसे, फिर आपने मुझे याद है एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा था, आपने वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे डालते थे, जैसे रिजल्ट कब आएगा, वैकेंसीज कितनी है, तो उसके थ्रू मुझे पता चलता रहा कि नोटिफिकेशन कब आने वाली है, कब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। तो उसके थ्रू मैं आरसीए में गई। मैं यही बोलना चाहूँगी V2 मीडिया के लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर का। सर बहुत अच्छे से गाइड करते हैं बच्चों को, क्योंकि जब आप इनिशियली इस प्रिपरेशन में होते हैं आपको नहीं समझ में आता, बाद में तो सब समझ जाते हैं अपनी गलतियों से, लेकिन इनिशियल वो जो गाइडेंस होती है वो मुझे लगता है V2 मीडिया से ही आती है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, और आपकी बुक भी है तो जो मुझे अभी पता चला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके बहुत अच्छा इनिशिएटिव। अब ये बताइए, कोई इससे पहले कोचिंग वगैरह भी गए थे आप या सेल्फ स्टडी चला था आपका? नहीं सर, उससे पहले मैंने कोचिंग ली थी राउज IAS में जब मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन फिर कोविड हो गया तो वो पूरा ऑनलाइन ही था। तो जो डाउट और क्वेरीज है वो इतने अच्छे से नहीं मेरे क्लियर हो पा रही थी उस टाइम पे, तो उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी रहा और फिर मैं आरसीए चली गई, तो आरसीए में जाके तो सेल्फ स्टडी था। तो नाबिया आपने कब डिसाइड किया था कि सिविल सर्विसेज करना है? तो जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मेरे दोस्त बात करते थे यूपीएससी के बारे में और मुझे उस टाइम पे कोई आइडिया नहीं था। मुझे याद है एक बार मेरी दोस्त डिस्कस कर रही थी और बोल रही थी कि मेंस में 9 पेपर होते हैं, और मैंने उनसे कहा था कि कौन देगा 9 पेपर होते हैं। फिर उसके बाद मैंने 2020 में डिसाइड किया कि मुझे देना है, और मेरा पहला अटेम्प्ट भी 2020 ही था, और उसके बाद मैं कंटिन्यूसली अटेम्प्ट दे ही रही थी और ये मेरा 6th था। आपकी जो जर्नी है ना यूपीएससी की नाबिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज फेलियर रहे, उसके बाद आप गिर के फिर उठी, फिर उठ के आपने दौड़ना शुरू किया। अगर हम ओवरऑल अगर हॉलिस्टिकली इस चीज़ को देखें, ये बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि गिव अप कर जाते हैं, हार जाते हैं कि नहीं अब नहीं होगा, लेकिन आप कंसिस्टेंट बनी रही, इसके बारे में बताइए। सर मुझे लगता है मेरी कंसिस्टेंसी का जो एक राज है वो यही है कि मैं हमेशा गलती खुद में निकालती थी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद पर लेती थी। जैसे अगर मेरा प्री नहीं हो रहा है तो मैं ये कभी नहीं बोला मैंने कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है या पैटर्न चेंज हो रहा है या यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि वो सबके लिए पूछ रहा है, वो जो क्वालिफाई कर रहा है उनके लिए भी पूछ रहा है। तो मैं हमेशा कंपेयर करती थी उन लोगों से जो क्वालिफाई कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ऐसा जो मैं अलग कर रहे हैं। बिल्कुल जी, तो मेरा यही रहता था। तो मैं जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे लेते हैं ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो मैं हर बार सोचती थी कि मेरा प्री नहीं हो रहा है तो अच्छा ये गलती है, और फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब प्री देने जाती थी तो मेरा स्कोर इंप्रूव होता था। तो वो, और जब मैं स्कोर देखती थी और मैं अपना ग्राफ एक बार जब मैं 3rd अटेम्प्ट में देख रही थी तो मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा था। मेरे फर्स्ट में 10 मार्क्स से रुका, सेकंड में 4 से, और थर्ड में मेरा GS1 क्लियर हो गया। तो इसका फिर मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मेरा मटेरियल बिल्कुल ठीक है, मेरा स्केड्यूल बिल्कुल ठीक है और मेरी स्ट्रैटेजी भी ठीक है। तो वो चीज़ें करते करते मुझे चीज़ें समझ में आने लगी, और वहीं मुझे लगता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं नहीं एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे तो होगा ही नहीं, तो फिर आप वहीं हार जाएंगे। वो एग्जाम हॉल में जाने की भी जरूरत नहीं है, पेपर देखने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और मैं हमेशा एक बात सोचती थी कि जब कोई जो अच्छा बच्चा है या जो बार बार क्वालिफाई कर रहा है, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। सब मेरे रूटीन में ये होता था कि एक तो मैं सुबह उठने की कोशिश करती थी जल्दी, और मैं जल्दी उठा करती थी। अच्छा। मैं 4 साढ़े 3 मेरा ये स्केड्यूल रहता था। उसके बाद मैं सोचती थी कि जो मेरा मेजर पार्ट है वो बिफोर लंच खत्म हो जाना चाहिए 1 बजे तक। फिर 1 से 5 मेरा पूरा ब्रेक हुआ करता था। उसमें मेरा मतलब सोना भी होता था, खाना भी होता था, घर वालों से बात करनी भी होती थी, और उसके बाद मैं 5 से फिर रात को 8 बजे तक
पढ़ती थी और फिर मैं 8 बजे सोने चली जाती थी। लेकिन ये शेड्यूल ऐसा नहीं है कि मैं इस पे ही स्टिक करती थी, मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज करती थी। जैसे कभी 4 बजे नहीं उठे तो 6 बजे उठ गए, तो फिर रात को 8 बजे नहीं सोना है, हाँ। फिर रात को 9 बजे सोना है, 10-9 बजे सोना है। एग्जैक्टली। तो चेंज करती रहती थी और सब चीज़ों के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वही है कि ये टाइम टेबल चेंज हो जाता है जब एग्ज़ाम आ रहा होता है। लाइक प्री से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती थी मैं, कि जब मैं खाना खाती थी, मुझे याद है मेस में, तभी मैं घर वालों से बात करती थी। तो ऐसा हो जाता था क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं रहता था। तो मेरे साथ ये था, मेरा यही टाइम टेबल रहता था। मेरा कोई ऐसा परमानेंट नहीं था कि मुझे यही टाइम टेबल फॉलो करना है। मैं अपनी कन्वीनियंस, अपनी हेल्थ के हिसाब से टाइम टेबल, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर किसी के लिए अपने हिसाब से होता है। जी बिल्कुल। नबिया, ये बताइए कि आपकी तैयारी है, आप पढ़ाई कर रही हो, सब कुछ सही से, लेकिन फिर भी आप जितना भी पढ़ती हो, फिर भी आपको एंड ऑफ द डे यही लगता है कि यार कुछ मिसिंग है, मतलब और देखना चाहिए, लगता है शायद मेरी तैयारी अच्छी नहीं है और पढ़ना चाहिए। आपको कब ऐसा लगेगा, कब आपको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं अब आपकी तैयारी कंप्लीट है, नाउ यू आर रेडी टू फ्लाई? सर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपको हर वक्त लगेगा कि अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपकी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो आपको बताते हैं कि नहीं अब इतना हो चुका है कि आप दे सकते हो एग्ज़ाम। तो मेरा भी यही था। मैं मेन से पहले भी बहुत बार ऐसा हो जाता था कि मैं अपने दोस्तों को बोलती थी यार मुझे लग रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी मेरा ये भी रह गया है। वो बोलते थे हो गया है, कोई बात नहीं, इतना परेशान नहीं होना है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जब आप सेल्फ डाउट आने लगता है कि अभी तो नहीं हुआ है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरा अभी बहुत कुछ रह गया है, तो वहाँ पे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो आपको बताते हैं कि नहीं आप सही ट्रैक पे हो, आप पढ़ रहे हो, आप ठीक जा रहे हो। नबिया, आप कैसे देखती हैं एक लड़की जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है और इस मुकाम तक पहुंचती है, आप किस तरह लड़कियों को इंस्पायर करेंगी अपनी सक्सेस से? सर मुझे लगता है कि जब आपको लोग देखते हैं एज अ रोल मॉडल, तो वो खुद ही इंस्पायर होने लग जाते हैं। जैसे अब भी मुझे कितने लोग बोल रहे हैं कि हमें भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, तो एक वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है आपके लिए सुनना। और मैं हमेशा से इस फील्ड में काम करना चाहती हूँ कि जहाँ मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूँ, उन्हें बता सकूँ कि एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपके लाइफ में। एजुकेशन चॉइस नहीं है, एजुकेशन आपको देनी ही है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, लेकिन लड़कियों के लिए ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपनी सक्सेस से कि प्लीज़ अपने बच्चियों को पढ़ाइए, वो जो करना चाहती हैं उन्हें करने दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। कई बार ऐसा होता है हम अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, हम बता नहीं पाते हैं अपने पेरेंट्स को, और फिर यही एक जो मिथ है कि पेरेंट्स नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, वही चलता रहता है। एक बार डिस्कस कीजिए, और अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो मुझे ऐसा लगता है उनको कन्विंस करना, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं, आपको कन्विंस करना आना चाहिए अपने पेरेंट्स को। और जब आपको 100% श्योरिटी है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है जैसे वो छोटा बच्चा रोता है कि मुझे ये चाहिए और पेरेंट्स दिलवा देते हैं, ऐसे ही बच्चे को जब लगे कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तो वो अपने पेरेंट्स को बोले कि मुझे करना है, तो मुझे लगता है पेरेंट्स मान जाएंगे। वो इतना बड़ा, मुझे लगता है पेरेंट्स मान जाएंगे, क्योंकि वो भी पेरेंट्स होते हैं, वो भी बच्चों की भलाई ही चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो बट बच्चों को भी तो करके दिखाना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि उन पे वो इन्वेस्ट करें चीज़ों को, बच्चे नहीं कर पाए। आप पढ़िए और डिस्ट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके गोल से आपको हटा सकती हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए कि आपके पेरेंट्स से बहुत ट्रस्ट करके अगर आप दिल्ली भेजा है तो दिल्ली, या कहीं भी कोई भी फील्ड है, तो उस चीज़ को दिमाग में रखिए कि मुझे प्रूव करना है। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है तो मुझे नहीं लगता आप किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो पाएंगे, और आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। मेरी एक चीज़ थी कि मैं कभी भी जो ईयरली कंपाइलेशन आते वो नहीं पढ़ती थी, मैं मंथली कंपाइलेशन पढ़ती थी, और उनको 3 से 4 बार पढ़ती थी। जैसे अब जनवरी है, जनवरी के एंड में आएगी बुक, तो आपने तब पढ़ ली, 3-4 महीने बाद एक बार और पढ़ ली, प्री से पहले एक बार और पढ़ ली, और मेंस के लिए एक बार और पढ़ ली। तो मैं कभी ये PT 365 हो गई या फिर कोई भी बुक मैं ऐसे नहीं पढ़ती थी, और उसमें ही आप बार बार अंडरलाइन करते रहे, बार बार मार्क करते रहे कि मुझे ये मेंस के लिए ये चाहिए, प्री के लिए वो चाहिए। जैसे मैं फोकस जब पढ़ती थी तो मुझे याद है जब मैं प्री से पहले पढ़ती थी तो मेरा वो प्री ओरिएंटेड होता था कि फैक्ट्स देखने हैं, इंपॉर्टेंट लोकेशंस देखनी है, मैं वही मार्क करती थी। जब मैं मेन से पहले पढ़ती थी तो मैं एग्जाम्पल देखती थी, उसमें ग्राफ्स देखती थी, और जो भी डायग्राम्स होते थे वो देखती थी। तो मुझे लगता है कि ये आपके ऊपर है कि आप कैसे पढ़ते हैं। तो मेरा हमेशा से ये रहा है, मल्टीपल रिवीजन होनी चाहिए, लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए। तो मैं एक भी बुक को 4 बार पढ़ती थी, 4 बुक को एक बार नहीं पढ़ती थी। तो ये मेरा रहता था करंट अफेयर्स के लिए। बाकी सबके लिए बेसिक बुक्स, NCERTs जो सब पढ़ते वही, प्री के लिए मेरा यही रहता था। जब भी कुछ ऐसा लगता था कि लो स्कोर आ जाता था या फिर प्री नहीं होता था, बार बार शुरू 3 साल में तो प्री हुआ ही नहीं मेरा,
तो बार बार ऐसा लगता था कि शायद मैं गलत आ गई हूँ, शायद मैंने गलत सोच लिया है। लेकिन फिर ऐसा लगता था, फिर कुछ दिन का मैं ब्रेक लेती थी। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ब्रेक लेना किस तरह का ब्रेक? जैसे मैं कुछ दिन पढ़ती नहीं थी, मैं पढ़ाई बंद कर देती थी, और जब मैं पढ़ाई बंद नहीं करती थी तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगता नहीं था। मैं वापस जब पढ़ने आती थी तो मेरा मोटिवेशन बहुत हाई होता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, मुझे यही पढ़ना है। तो मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप वो ब्रेक लेते हैं और आपको कुछ और इंटरेस्टिंग मिलता है तो फिर तो आपको समझ में आ जाता है कि ठीक है, मुझे पढ़ाई से ज़्यादा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है। लेकिन मुझे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट आता नहीं था, तो मुझे लगता था मुझे वापस बुक्स ही चाहिए। बहुत बढ़िया। तो वो ब्रेक मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता था, एक एक्सपेरिमेंट। मतलब एक कहावत है ना, लोग कहते हैं कि इश्क किताबों से हो जाना, उसके बगैर मन नहीं लगना, दिमाग नहीं लगना। एक ब्रेक लेके एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, और बेचैनी, फिर से किताब, मतलब इतनी मोहब्बत की, यही तो होता है। एक जिद अंदर से, देखिए दिखावे के लिए नहीं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, खुद बखुद वो जब आप सीरियस होते हैं चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि आपको एक दिन नहीं पढ़ोगे ना तो आपको बेचैनी लगेगी। एग्जैक्टली सर, मैं ये भी इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जब आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा ना तो आपको सिलेबस वास्ट कभी नहीं लगेगा, आपको लगेगा ये भी इंटरेस्टिंग है। तो वो इंटरेस्ट के चक्कर में ना आप सब कुछ कर जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको एक बर्डन की तरह देखेंगे कि नहीं मुझे अभी पॉलिटी भी करनी है, अभी हिस्ट्री भी करनी है, तो वो फिर नहीं हो पाएगा। फिर वो इतना बर्डन हो जाएगा कि आप एंड ऑफ द डे कि आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि ये नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, ये बहुत वास्ट है। लेकिन मैं हमेशा, जैसे कोई कुछ भी हो रहा होता था पार्लियामेंट में, तो उसे लक्ष्मीकांत से मैं कनेक्ट करती थी और उसे पढ़ती थी, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था, मुझे वो टॉपिक याद हो जाता था। तो ऐसे ही करते करते मुझे एंड में, तो मुझे याद है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा चीज़ें पढ़ते पढ़ते, मॉडर्न हिस्ट्री में, सब चीज़ों में। तो वो इंटरेस्ट का, मुझे लगता है इंटरेस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो ये बहुत ही अच्छी पॉइंट नबिया ने रेज की है। सिलेबस इतना बड़ा है, इतनी पढ़नी पड़ेगी, इतना शुरू से ही लोग डरा देते हैं। जी बिल्कुल, शुरू में ही आप डर गए तो यार, अब जब आपको लगेगा कि ये पहाड़ बहुत ऊंचा, हम चढ़ नहीं सकते, तो फिर आप कैसे चढ़ोगे? लेकिन एक ऐसा भी इंसान था जिसने उस पहाड़ को चीर के रास्ता बना दिया, दशरथ मांझी जी। तो वही एक एग्जाम्पल यहाँ पे है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है और अपने मकसद पे हमेशा बने रहना है। नबिया, हम ऑप्शनल के बारे में बात करेंगे। आपके ऑप्शनल पेपर कौन थे और इसकी प्रिपरेशन कैसे की, और ये अगर ऑप्शनल क्या थे आपको? सर मेरा ऑप्शनल ज़ूलॉजी था। मैं 12th में साइंस स्टूडेंट रही थी, ग्रेजुएशन में मेरे पास ज़ूलॉजी था। नीट की मेडिकल की तैयारी की थी जी, शुरू में मैंने की थी, और जब मैंने ग्रेजुएशन लिया था तो मेरे पास बॉटनी भी था, ज़ूलॉजी भी था, केमिस्ट्री भी था, क्योंकि मेरा लाइफ साइंसेस था। लेकिन जब मैं यूपीएससी के लिए मुझे एक ऑप्शनल डिसाइड करना था, तो आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन ज़ूलॉजी एंड बॉटनी कि मुझे क्या लेना चाहिए। लेकिन मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा ज़ूलॉजी की तरफ था, और ग्रेजुएशन में मुझे पता भी था कि पढ़ना क्या है। तो मुझे ये नहीं था कि मुझे सर्च करना पड़े कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी, मटेरियल था, तो मैंने उसी को अपना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की और मैंने ज़ूलॉजी अपना ऑप्शनल रखा। तो आपने ग्रेजुएशन में ज़ूलॉजी रखा और उसी को ऑप्शनल बना के आगे बढ़ी, ताकि जो आपने ग्रेजुएशन पढ़ी उसको देखो कितने होशियार तेज लड़के हैं। ये होता है स्मार्ट तरीका, और हर बच्चों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो ऑप्शनल हैं वो आप कोशिश कीजिए कि जो ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है तो वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। मैम ये बताइए, एकेडमिकली कैसी थी आप? स्कूलिंग कहाँ से की और कैसी परफॉर्मेंस एकेडमिकली रही आपकी? सर मेरी प्राइमरी सेकेंडरी स्कूलिंग दिल्ली से ही हुई है। मैं हमेशा से ही बहुत ब्राइट स्टूडेंट रही थी, लेकिन यूपीएससी में आने के बाद जो बैक टू बैक फेलियर्स आए, उसमें मुझे डाउट होने लगा कि मतलब, अरे मैं तो अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रही थी, स्मार्ट। यहाँ पे तो भीड़ लगी हुई है, यहाँ पे तो बहुत मसला है। ग्रेजुएशन में मेरा 9.7 CGPA था। अच्छा। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं तो यूपीएससी कर सकती हूँ, लेकिन यूपीएससी इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। यहाँ पे सिर्फ आपको, यहाँ पे क्योंकि आपको हर पैरामीटर पे टेस्ट किया जाता है, आपको प्री, मेंस और सब चीज़ पढ़ना है, ह्यूमैनिटीज से लेके साइंस, मैथ्स, एवरीथिंग। और मैंने 10th के बाद कभी ह्यूमैनिटीज की शक्ल भी नहीं देखी थी, तो मुझे नहीं समझ में आया था। लेकिन फिर चीज़ें होते होते हो जाती है, जब आपको इंटरेस्ट आपका डेवलप होता है तो आपको चीज़ें आ जाती हैं समझ में। बिल्कुल। सिर्फ उन बच्चों के लिए जो 2026 का प्री लिखने वाले हैं, मैं यही बोलना चाहूँगी, पहली चीज़ कि सिलेबस को अच्छे से समझिए, जो रिसोर्सेज है आपको उनको लिमिटेड रखिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, बेसिक को तो बार बार, स्टैटिक इज़ द किंग। एंड सेकंड मैं ये बोलना चाहूँगी, अपनी स्ट्रैटेजी को कभी भी चेंज मत कीजिए, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके बिल्कुल मत चेंज कीजिए कि अगर कोई दूसरा करंट अफेयर की कोई दूसरी मैगजीन पढ़ रहा है या आप कुछ और पढ़ रहे हैं तो आप चेंज कर दें। नहीं, आपने जो पढ़ना है आपने वही पढ़ना है, आपको चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, और वो कभी भी नहीं करना है। इट्स नॉट अबाउट
प्री मेंस इंटरव्यू किसी भी में आपको अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलनी है। और सर मैं यही बोलना चाहूँगी, अपने आप को काम रखिए। पेपर डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप बहुत पढ़कर जाते हैं पर आप वो प्रेशर में आप बहुत चीज़ें गलत कर जाते हैं। तो अपने आप को काम रखिए और हो जाएगा प्री, हो जाएगा। मतलब नाबिया की तरफ से आपको एश्योरेंस है हो जाएगा, लेकिन शर्तें यही है कि जो मैम ने बोली है वैसा करें। थैंक यू वेरी मच नाबिया मैम फॉर योर टाइम। और हमारी वीटू मीडिया IAS की फैमिली की तरफ से भी आपको बेस्ट विशेस। इसी तरह आप आगे बढ़ें और आपने तो नाम रोशन कर ही दिया अपने परिवार का, अपने देश का, प्रदेश का ना भी नाम रोशन करें। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।